हेलो बेटा, कैसे हो? लास्ट क्लास तक बेटा अपन ने डिस्कस कर लिया था किंगडम मोनेरा के बारे में, और अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, किंगडम मोनेरा की ही तरह ये भी एक किंगडम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक वाइज, उनके डेवलपमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया होगा, है ना। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर अपन बात करते हैं, चलो तो अपने को कुछ बेसिक पॉइंट जो किंगडम मोनेरा के थे वो अपने ब्रेन में अपने को रखने ही पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप किंगडम मोनेरा में जितनी भी सारी की सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। उन सारी की सारी चीजों के बारे में आपने अच्छे से स्टडी कर ली होगी। अब अपन किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ चलते हैं। तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में अपने को सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, यहाँ पे अपने को डाइवर्स ग्रुप मिलेगा, मतलब ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के या डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन है ना बेटा, वो काफी ज्यादा वेरिएटेड देखने को अपने को यहाँ पे मिलने वाली है। एक पॉइंट लेकिन सभी में कॉमन रहेगा, इनकी सेलुलर कंडीशन के बारे में बात करूं अगर, तो बेटा अभी तक अपन मोनेरियंस में क्या कहते रहते कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, हमारे जितने भी बैक्टीरिया कंडीशन मिल रहे थे या जितने भी ऑर्गेनिज्म थे मोनेरियंस जिनको अपन नाम दे रहे थे, सारे के सारे मोनेरियंस की सेलुलर कंडीशन क्या थी बेटा, सब के सब प्रोकैरियोटिक कंडीशन में आ रहे थे। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले थे, है ना बेटा। सारे के सारे कैसे थे, सिंगल सेल वाले थे, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक कंडीशन के थे। यहाँ पे अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक कंडीशन वाले हो चुके हैं। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं बेटा, यूकैरियोटिक कंडीशन वाले हो चुके हैं, और ये अभी भी यूनिसेलुलर कंडीशन में ही हैं। देखो दोनों चीजें हैं, ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक कंडीशन वाले हो चुके हैं। यूकैरियोटिक कंडीशन बोले तो हाँ, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप कंडीशन में हो चुका है, बिल्कुल बेटा, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप कंडीशन में हो चुका है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जिनमें अपने को ऑब्जर्व करने को मिलने लगे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी तक सेल डिवीजन की स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई, सेल नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म अभी यूनिसेलुलर कंडीशन में ही है। ये बहुत बड़ी पेक्युलरिटी थी जितने भी बेटा प्रोटिस्टियंस थे उनकी, कि सेल तो उनकी डेवलप हो गई और बट नंबर उनके उतने ही रह गए। तो एक तरह से देखा जाए ना तो किंगडम प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक किंगडम और बाकी के यूकैरियोटिक किंगडम के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक की तरह दिखता है। कनेक्टिंग लिंक स्टैबलाइज करता है, स्टैब्लिश करता है। और एक तरीके से जब अपन इवोल्यूशनरी पैटर्न की बात करें या ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, वहां पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक बहुत बड़ा लिंक ये वहां पे अपने को शो करता है कि किस तरह से मोनेरियन से लेकर के और हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म तक का डेवलपमेंट वहां पे हुआ होगा। ठीक है बेटा। दूसरा अगर अपन पॉइंट बात, तो ये ना इसकी बहुत बड़ी पेक्युलरिटी है, हमेशा याद रखिएगा, ये इसकी बहुत बड़ी पेक्युलरिटी है जिसमें कि इसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। ठीक, इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या हो सकता है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये सिंगल सेल वाले थे, ये तो अपन ने इतने बेटा बात कर ही ली। इसके अलावा अगर अपन इनके डिस्कवरर की अगर अपन बात करें, अगर अपन पूछे कि भाई इसको डिस्कवर किसने किया था, तो अपने को पता चलता है कि किंगडम प्रोटिस्टा को दरअसल अर्नेस्ट हेकल ने बाकी सारे किंगडम से अलग किया था, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अपन ने देखा हुआ है कि वहां पे पहले किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया ही बस थे, फिर उसके बाद अर्नेस्ट हेकल भाई साहब आए थे और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को सेपरेट किया, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सभी तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा। इट मींस दैट प्रोटिस्टियंस को तो वहां पे रखा ही, उन्होंने फंगस को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रख दिया था। बाद में फिर
कॉपलैंड भाई साहब आकर के मोनेरियल्स को सेपरेट कर गए थे। तो ये इतनी बहुत सारी बातें अपन ने करेंगे बेटा। यहाँ पे अगर अपन इन ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट की बात करेंगे वो भी अपने को डाइवर्स मिलेगा। डेफिनेटली ये एक्वेटिक कंडीशन में तो मिलेंगे ही, भले वो फ्रेश वाटर हो या मराइन वाटर हो। उसके साथ साथ ये अपने को मॉइस्ट कंडीशन में भी देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें इनकी, अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की कहानी बेटा ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है। मतलब या तो वो एरोबिक कंडीशन वाले होंगे और या तो फिर वो एनारोबिक कंडीशन वाले होंगे, है ना। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, लेकिन एरोबिक और एनारोबिक में कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रिशन सिस्टम की। तो बेटा न्यूट्रिशन सिस्टम इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलेगा। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो केवल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस का रोल करेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिर्फ हेटरोट्रोपिक को फॉलो करेंगे। लाइकवाइज या तो वो प्रोकैरियोटिक फॉलो करेंगे, या तो वो सेप्रोबायोटिक फॉलो करेंगे, या तो, है ना, या तो फिर सिम्बायोटिक शो करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब एट द टाइम जब उनको लाइट मिल रही है तो वो फोटोसिंथेसिस फॉलो कराते हैं, और जब उनको लाइट नहीं मिलती तो वो हेटरोट्रोपिक कैटेगरी में वो स्विच कर जाते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सोट्रोपिक तरीके का न्यूट्रिशन यहाँ पे और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलने वाला है बेटा। फिर इसके बाद और अगर अपन बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी अपने को थोड़ा सा डाइवर्स ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा, वो तो नॉर्मल है, फिजन होगा, स्पोरुलेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। प्लाज्मोटोमी यहाँ पे आपको एक नई टेक्निक देखने को मिलेगी जिसमें कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, बाद में फिर वहां पे बाकी का डिवीजन का प्रोसेस होगा। मतलब यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बड़ा ही ट्रू इवेंट तरीके का होता है। इट मींस दैट इट इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन देखने को अपने को मिलेगी। डेफिनेटली अगर किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में अपने को गैमेट का फ्यूजन और जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को अगर अपने को मिलता है, देन डेफिनेटली अगर अपन उसको कह सकते हैं कि वहां पे ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फॉलो करवाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म में अपने को कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेशन बोले तो फॉल्स फर्टिलाइजेशन इवेंट, वहां पे फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन की एक्चुअल प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे अपने को ट्रू फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे सिंगैमी की प्रोसेस देखने को अपने को मिलनी है। ठीक है, तो आज अपन कितनी बातें करने वाले हैं, आज अपन सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर फिर उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इसकी अपन बातें करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और अब देखो बहुत ही सिंपल से टर्म में अपन उसकी बात करेंगे, बड़ी ही छोटी छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट सी चीजें रहेंगी जो आपको रिकॉल करके रखनी है, आपके एग्जामिनेशन में काम आनी है, और एग्जामिनेशन से ज्यादा आपका बेस बनाने में काम आनी है। क्योंकि ये जो इनिशियल के ये जो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके 11 के हैं, ये आपके 11 के बाद जितने भी कंप्लीट वाइवा पढ़ोगे, बाकी के फर्दर चैप्टर 11 और 12 में जो भी आएंगे उनका ये बेस तो बनाते ही हैं। इसके साथ साथ जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने के लिए जाओगे तो यहाँ से कुछ छोटे छोटे से लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना जो बेसिक्स है थियोलॉजी का, ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत कंपलसरी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे, है ना। कॉम्पिटिटिव बेस पे अगर अपन देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस स्ट्रॉन्ग होना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। किंगडम प्रोटिस्टा की अपन बात कर रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को अगर अपन देखें, डिस्कवर्ड बाय, या इसको सबसे पहले किसने अपने को दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल, ये रिसर्चर का नाम है। क्या नाम है बेटा? अर्नेस्ट हेकल, ये रिसर्चर का नाम है। इन्होंने अप्रॉक्स 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा को बाकी के सारे किंगडम से सेपरेट कर दिया था। ठीक है, अगर अपन इनकी सेलुलर कंडीशन की बेटा बात करें, ये ऑर्गेनिज्म अभी भी यूनिसेलुलर कंडीशन में है और ये यूकैरियोटिक स्टेज में आ चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अभी भी यूनिसेलुलर कंडीशन में है, सिंगल सेल वाले हैं, लेकिन इनकी सेल की अगर अपन स्टेटस देखें तो वो यूकैरियोटिक कंडीशन की हो चुकी है।
इसीलिए चूंकि ये सिंगल सेल है तो सिंगल सेल बेटा ये पेकुलियरिटी हुआ करती थी किंगडम मोरेरा की, और यूकैरियोटिक हो गए हैं मतलब वेल डेवलप हो गए हैं, मतलब यूकैरियोटिक किंगडम की पेकुलियरिटी में आ गए हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट के कारण इसको यूकैरियोटिक किंगडम और प्रोकैरियोटिक किंगडम के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ठीक है बेटा, फिर अपन इसकी बात करें हैबिटेट के बारे में, तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिनमें से अपने को फ्रेश और मराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, और कुछ होते हैं जो कि मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलेंगे। एक इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैक्सिमम ऑफ देम शो प्लैंक्टोनिक स्टेज। ठीक है, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म इनके होते हैं वो प्लैंक्टोनिक स्टेज को शो करते हैं। इट मींस दैट आप कह सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया के बाद का ये जस्ट ग्रुप होगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्लैंक्टोनिक कंडीशन को शो करते थे, और अब इसके बाद मोस्टली ऑर्गेनिज्म इसके जो है वो प्लैंक्टोनिक स्टेज को शो कर रहे हैं। ठीक है, आइदर वो इन फ्यूचर डेवलप होकर के फाइटोप्लैंक्टन्स बना सकते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स बना सकते हैं, किसी भी तरीके का प्लैंक्टन बने, बट प्लैंक्टोनिक स्टेज वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, देन डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर अपन इनके कंडीशन की बात करें तो इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें की सेल वॉल देखने को नहीं मिली, उनके आउटर एनवेलप में अपने को क्या देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल की एब्सेंस देखने को मिलेगी मैक्सिमम में, बट ऐसा नहीं है कि सेल वॉल एब्सेंट सभी में होगी। डेफिनेटली कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और अगर बेटा वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल वॉल देखने को अपने को मिलेगी। ठीक है, जैसे देखो सेल वॉल if present then maybe it is made up of pellicle, it is made up of cuticle, it is made up of shell और cellulose। देखो चार तरह के कंटेंट से मिलकर बनी। अभी तक अपने को जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल मिल रही थी वो किसकी बनी होती थी बेटा, वो बनी होती थी पेप्टाइडोग्लाइकेन की और पॉलीसैकेराइड की। वो सेलुलोजिक नॉन सेलुलोजिक कंडीशन का हो सकता था, समटाइम्स लिपिड का अरेंजमेंट भी देखने को मिलता था। यहाँ पे देखो बिल्कुल अलग कंडीशन हो गई है, पेलिकल देखने को मिलता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में अपने को पेलिकल्स देखने को मिलता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में क्यूटिकल, कुछ में शेल और कुछ में सेलुलोज। मतलब जितना डाइवर्स ग्रुप उतनी डाइवर्स वाली सेल वॉल देखने को मिल रही है। फिर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैक्सिमम जो प्रोटिस्टियंस हैं वो अपने को कैसे मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस मिलेंगे। ऑल्दो कुछ सेप्रो और पैरासिटिक भी देखने को मिलेंगे, बट अगर अपन ऑटोट्रोपिक की बात करें तो मैक्सिमम इसमें फोटोसिंथेसिस की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। सीलिया और फ्लैजिला की अगर अपन बात करें, अगर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो ये मोर देन वन होते हैं, नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, नंबर्स में, है ना, मोर देन वन यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाएंगे। ठीक है, अगर अपन बेटा इनकी लोकोमोशन की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है तो डेफिनेटली यहाँ पे लोकोमोशन अपने को बहुत ही डाइवर्स तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के थ्रू देखने को मिल सकता है, यहाँ पे लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू देखने को मिल सकता है, सीलिया के थ्रू देखने को मिल सकता है, व्रिगलिंग देखने को मिल सकता है, म्यूसिलियस प्रोपल्शन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो द लोकोमोशन occurs due to pseudopodia will known as pseudopodial locomotion। फ्लैजिला के थ्रू होने वाला लोकोमोशन फ्लैजिलर लोकोमोशन कहलाएगा, सीलिया के थ्रू होने वाला लोकोमोशन सीलियरी लोकोमोशन कहलाएगा, व्रिगलिंग की प्रोसेस को फॉलो करने वाला लोकोमोशन व्रिगलिंग लोकोमोशन कहलाएगा, और म्यूसिलियस की हेल्प से होने वाला लोकोमोशन म्यूसिलियस लोकोमोशन कहलाएगा। अब देखो इनके एग्जांपल्स के साथ साथ अपन बात करते हैं, जैसे देखो स्यूडोपोडियल की। ठीक है, तो स्यूडोपोडियल लोकोमोशन के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, अमीबा के पास बेटा जाना पड़ेगा। याद है ना, अपन अमीबा का जो डायग्राम बनाते थे वहां पे अपन लिखते थे क्या, स्यूडोपोडिया, है ना, और वो स्यूडोपोडिया, देखो स्यूडोपोडिया का नाम ही है, स्यूडो मतलब क्या है, फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, मतलब क्या, फॉल्स फीट। एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जो कि एज लाइक फीट वर्क करता है बट एक्चुअली में फीट वो नहीं होता। ठीक है, तो जब अपन ने स्यूडोपोडिया लोकोमोशन को देखने गए तो अपने को स्यूडोपोडिया भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके के देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको मिलेगा लोबोपोडिया। लोबोपोडिया, लोबो से नाम से ही कंफर्म है, लोबो बोले तो लोब लाइक स्ट्रक्चर। अब लोब कैसा होता है, ब्रॉड होता है, बिल्कुल ब्लंट एंड वाला होता है ना, तो लोब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, ब्रॉड एंड ब्लंट एंड जिसका होता था। अमीबा इसका एक एग्जांपल अपने को मिला।
आगे जब अपन ऑर्गेनिज्म वाइज स्टडी करेंगे तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का डिटेल भी करेंगे, ठीक है, तो और क्लियरली हो जाएगा आपको। देन फिलोपोडिया की बात करें, सो दीज आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद टैपरिंग एंड, ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, ब्लंट एंड था, यहाँ पे अपने को टैपरिंग एंड देखने को मिलेगा, ये अपने को ऑब्जर्व करने को मिलेगा किसमें बेटा, यूग्लिना में, ठीक है। देन इसके बाद एक्सोपोडिया की बात करें, एक्सोपोडिया आर लॉन्ग स्टिफ हार्ड एक्सियल फिलामेंट, लॉन्ग स्टिफ हार्ड एक्सियल फिलामेंट बॉडी की एक्सियल पोजीशन पे मिलते हैं। These are occurs in generally actinophrys, actinophrys में देखने को अपने को ये मिलेंगे। Then reticulopodia, नाम से ही देखो कंफर्म है, लॉन्ग ब्रांचिंग इनमें देखने को मिलती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं अपने एडजेसेंट स्यूडोपोडिया के साथ, ये बिल्कुल उलझ से जाते हैं एडजेसेंट स्यूडोपोडिया से, ये अपने को देखने को बेटा मिलते हैं ग्लोबिगैरिना में, ग्लोबिगैरिना। ये सारे के सारे आपको स्यूडोपोडिया के टाइप्स देखने को मिले, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, ठीक है। स्पेशली आपको लोबोपोडिया को बिल्कुल हमेशा मेमोराइज करके रखना है, लोबोपोडिया से क्वेश्चन अराइज हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। आगे अपन चलते हैं विस्लेस प्रोपल्शन, पहला तो हो गया अपना लोकोमोशन में सीडोपोडिया लोकोमोशन की अपन ने बात कर ली, सेकंड अपने पास क्या विस्लेस प्रोपल्शन, यहाँ पे विस्लेस की हेल्प से लोकोमोशन फॉलो कराया जाएगा, ठीक है, मोशन और मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ विस्लेस, ठीक है। और म्यूसिलियस में भी क्या किस तरीके से होगा, बॉडी के जिस पोर्शन में म्यूसिलियस या जहां पे म्यूसिलियस रिलीज किया जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म मूव करता है, ठीक है, मतलब म्यूसिलियस का सिक्रेशन हुआ अगर इस डायरेक्शन में तो ऑर्गेनिज्म इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये अपने को जनरली देखने को मिलता है डायटम्स में, ठीक है, मतलब डायटम्स में कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिल रहे हैं, वो म्यूसिलियस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है, ठीक है बेटा। फ्लैजेलर लोकोमोशन तो नॉर्मल है, फ्लैजेला की हेल्प से होगा। विप लाइक होता है, विप लाइक मतलब लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, विप लाइक मूवमेंट देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट बीट होती है, यहाँ पे फ्लैजेला इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, इंडिपेंडेंटली मूव करता है, उसका जो फिलामेंट है वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, बीट्स मिलेगी ऑर्गेनिज्म को। जनरली देखने को मिलेगा बेटा ये अपने को डायनोफ्लैजिएट्स में, यूग्लिनोइड्स में और जूफ्लैजिएट्स में, डायनोफ्लैजिएट्स, यूग्लिनोइड्स और जूफ्लैजिएट में। देन इसके अलावा फिर सीलियरी मूवमेंट भी अपने को देखने को मिलता था, और लाइन मूवमेंट होता है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यहाँ पे जितने भी सीलिया है कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे, दो तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सकते हैं, या तो ये आइसोक्रोनिक जिसको कि अपन ने सिंक्रोनिक का नाम दिया है तरीके से मूव करें, या फिर ये मेटाक्रोनिक तरीके से भी मूव कर सकते हैं। तो आइसोक्रोनिक की अगर अपन बात करें तो जितने भी सीलिया प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, सारे के सारे सीलिया एक साथ साइमल्टेनियसली मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। जबकि जो मेटाक्रोमैटिक होगा, मेटाक्रोमैटिक में क्या होगा, वन बाय वन या वन टू अनदर वहां पे मूवमेंट होगा, एक सीलिया मूव करके दूसरे को देगा, दूसरा उससे मूवमेंट ऑब्जर्व करेगा, तीसरे को देगा, बट मतलब वन टू वन ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना रैपिड तरीके से करते हैं कि इजिली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसो एंड मेटा में सिर्फ बेसिक डिफरेंस क्या है कि आइसो वाला साइमल्टेनियसली होता है सीलियरी मूवमेंट, सारे के सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जबकि मेटाक्रोनिक में वन बाय वन होता है बट रैपिड कंडीशन में होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू आइसो। देन अगर अपन व्रिगलिंग की बात करते हैं, व्रिगलिंग का मतलब होता है वार्म लाइक मूवमेंट, कैसा, वार्म लाइक मूवमेंट। अब देखो वार्म का अगर आप मूवमेंट देखो तो वहां पे कैसा होता है, एक्सपांशन एंड रिलैक्शन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, कुछ इस तरीके का मूवमेंट वहां देखने को मिलता है ना वार्म में, कुछ वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, वार्म लाइक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। देन अगर इनके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करते हैं तो स्पोरोजोआ, सीलियरी का एग्जांपल पैरामीशियम बेटा, ठीक है। देन न्यूट्रिशन की अपन बात करते हैं, बड़ा ही डाइवर्स कंडीशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे जो कि खुद से खाना अपना प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यूग्लिनोइड्स, ठीक है, यूग्लिनोइड्स ये ग्रुप है जिसमें कि अपने को यूग्लिना जनरली देखने को मिलता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा। जूट्रोपिक होते हैं, और जूट्रोपिक बोले तो बेटा ऐसा न्यूट्रिशन सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म
जूट्रोपिक किसका है, हेटरोट्रोपिक का पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट पर डिपेंड होता है, और डेफिनेटली ये जो होस्ट होगा ये एनिमल होगा। जू, जू का मतलब ही होता है एनिमल, ठीक है। तो जूट्रोपिक की कंडीशन हो गई, इसमें या तो इंजेस्टिव की प्रोसेस होगी, मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड की प्रोसेस होगी, या तो फिर फैगोट्रोपिक होगी, मतलब इनगल्फिंग की प्रोसेस होगी, ठीक है। ये अपने को जनरली देखने को मिलता है अमीबा एंड पैरामीशियम में। देन फिर अगर अपन सेप्रोबायोट की बात करें तो सेप्रोबायोटिक में क्या मिलता है अपने को, या कि इसको अपन सेप्रोबिक का भी नाम देते हैं, इसको अपन कहते हैं सेप्रोट्रोपिक तरीके का न्यूट्रिशन। ये अपने को देखने को मिलेगा स्लाइम माउंट्स में। सेप्रोट्रोपिक में क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेड और डिके सब्सटेंस पे फीड करेगा। ये वहां पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस या कुछ हाइड्रोलाइजिंग नेचर के एंजाइम रिलीज करेगा। वो एंजाइम को डेड और डीके सब्सटेंस को और ज्यादा फर्दर डिके करेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिलीज कराएंगे, और उसके बाद उन पर फिर वो फीड करते हैं, ठीक है बेटा। देन इसके बाद एक और अपने को देखने को मिलता है कौन सा, पैरासिटिक। पैरासिटिक आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, होस्ट पे डिपेंडेंट होगा, और उस होस्ट से वो फूड तो ऑब्टेन करेगा ही, और साथ साथ में क्या करेगा, वो फूड ऑब्टेनिंग की प्रोसेस के ड्यूरेशन पे कुछ ऐसे इफेक्ट रिलीज करता है अपने होस्ट पे, जिसके कारण से कि होस्ट डिजीजर हो जाता है ना, होस्ट को कोई ना कोई डिजीज फेस करने को मिलती है। एग्जांपल वाइज अगर अपन देखें तो बेटा अपने को ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, एंटमीबा हिस्टोरिका एंड प्लाज्मोडियम, ऐसे अपने को कुछ एग्जांपल्स देखने को आगे मिलने वाले हैं। देन मेसोट्रोपिक की अगर अपन बात करें बेटा, यही इसी की हम बात कर रहे थे। मेसोट्रोपिक बोले तो मिक्स तरीके का न्यूट्रिशन, ये अपने को यूलिना में देखने को मिलता है। स्पेशली ये यूलिना क्या करता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब इसको सनलाइट मिलती रहती है तो ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को ये परफॉर्म करता है, वहां पे ये फूड प्रिपरेशन का काम करता है। बट जब भी इसको सनलाइट नहीं मिलती है तब ये सैप्रो नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये डेड और डीके सब्सटेंस पे ये डिपेंड होता है अपने फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस के लिए। फिर इसके बाद बेटा आपको देखने को मिलेगा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखें तो बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जूफ्लैजिडेट्स है, ठीक है। जूफ्लैजिडेट्स में भी अगर अपन बात करें तो ट्राइकोन्यूक्लिया एंड लोफोमोनास, ट्राइकोन्यूक्लिया एंड लोफोमोनास ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि ये वुड का जो सेलुलोजिक पार्ट होता है, वुड का जो सेलुलोजिक पार्ट होता है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस वुड में सेलुलोज वहां पे प्रेजेंट है, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि उस सेलुलोज को ग्लूकोज में वो कन्वर्ट कर सके और यूटिलाइज कर सके। उनकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट होते हैं और उनके सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद होस्ट भी उसको यूज करता है और ये ऑर्गेनिजम्स भी यूज करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे दोनों को